नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर्स को पढ़ेंगे और ये अप्रैल 2024 की करंट अफ़ेयर्स है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी ये बात कर रहा है एएमयू की। एएमयू के 104 साल के इतिहास में पहली महिला कुलपति के रूप में पदभार किसने संभाला है? ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा नईमा खातून। और पिछले 104 साल का इतिहास रहा है कि यहाँ पर कोई भी महिला कुलपति नहीं रही है, तो इनको बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, ये जो एएमयू है, ये अभी पिछले दिनों कुछ चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? ध्यान रखिएगा, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर यानी इसने घोषणा की थी कि ये स्वयं का सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एएमयू ने या एएमयू अपना स्वयं का सैटेलाइट सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा। ठीक है। और ये जो सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा, ये एक नैनो सैटेलाइट मिशन है, सैटेलाइट प्रोजेक्ट है। ठीक है। और इसका आपसे नाम पूछा जा सकता है तो आप बताओगे एस एस ए एम यू एस ए टी। ये दरअसल सर सैयद अहमद खां पर आधारित है। एस एस सर सैयद ए एम यू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सैटेलाइट। ठीक है। अब एएमयू की थोड़ी-सी बात करें अगर इतिहास की, तो लगभग 1875 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। ठीक है। और इसके बाद इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था 1920 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था और नाम रखा गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बात समझ पा रहे हो? तो ये करंट का एस्पेक्ट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करेगा? एसएसएमयू एसएटी। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। 8 अप्रैल की खबर है 2024 की, कह रहे हैं कि महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी की पुण्यतिथि मनाई गई है 8 अप्रैल को। क्वेश्चन में आपसे इतना पूछा है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? आप बताओगे बलिया में या मुरादाबाद में, महोबा में या फिर बांदा में? आंसर होगा बलिया। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बलिया। अच्छा, आप एक बात समझो यहाँ से, ये जो मंगल पांडे जी का जन्म हुआ था ना, ये जन्म लगभग 1827 के आसपास हुआ था। हालांकि ये वर्ष आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे केवल और केवल इनका क्षेत्र पूछा जाएगा बलिया। और आपसे ये पूछा जा सकता है गांव, तो कौन सा है? नगवा गांव। ठीक है। हाँ, यहाँ पर हुआ था। और बलिया के अलावा ये बांदा है। बांदा से मुझे एक जिला याद आ रहा है अपना, बदायूं। बदायूं, यहाँ पर अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ कुछ घटना हुई थी क्या? यहाँ पर बदायूं में पिछले महीने में दरअसल एचपीसीएल जो है ना, एचपीसीएल एचपीसीएल के संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का यहाँ उद्घाटन किया गया था। तो ये आपसे पूछा जाता है, एचपीसीएल के संपीड़ित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का यहाँ पर किया गया था उद्घाटन। अगर आपसे पूछा जाए एचपीसीएल का संपीड़ित बायोगैस संयंत्र ये कहाँ पर उद्घाटित हुआ है या कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो आप बताओगे बदायूं में। ठीक है। ये एक ऑप्शन दिया है आपको मुरादाबाद। यहाँ भी कुछ हुआ था क्या? मुरादाबाद, तो यहाँ पर कुछ हुआ था। मुरादाबाद में क्या हुआ था? दरअसल मुरादाबाद में एक जगह है बिलारी। ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक जगह है बिलारी और बिलारी में चौधरी चरण सिंह की चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। ऊंची प्रतिमा का यहाँ पर किया गया है अनावरण। और किसने किया अगर आपसे ये पूछे, तो हमारे योगी जी ने। ठीक है, सीएम ने इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, और मुरादाबाद में बहुत सारी चीजें हुई हैं, घटित हुई हैं, तो जरा इनको भी देख लो एक बार। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मुरादाबाद में और क्या क्या हुआ। मुरादाबाद में एक जगह है, मुरादाबाद में यहाँ पर एक पुलिस अकादमी है जिसका नाम है भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी। ठीक है। और इसी पुलिस एकेडमी के मैदान में एक प्रतियोगिता हुई और इस प्रतियोगिता का नाम था 25th 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता। बात समझना। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई, तो आप बताओगे मुरादाबाद में।
अगर आपसे पुलिस अकेडमी पूछ ले तो आप बताओगे भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकेडमी। अगर आपसे ये पूछ ले कि इस 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में विजेता कौन रहा, तो आप क्या कहोगे? यही मुरादाबाद रहा है, मुरादाबाद। ठीक है, कितनी बातें क्लियर हुई? फिर से समझो, भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकेडमी कहाँ है? मुरादाबाद में। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुई 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता। कौन जीता? मुरादाबाद। आपसे पूछे 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता कहाँ हुई? आप बताओगे मुरादाबाद में। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब मुरादाबाद में एक खबर और समझो, ये खबर और हुई। मुरादाबाद में हुआ क्या? मुरादाबाद यहाँ पर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट बन रहा है। फिश मार्केट बन रहा है। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस मंथ के हैं। तो मुरादाबाद से जितनी भी खबरें थी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया? अब ये अप्रैल की खबर है और ये है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करे हैं इसने, और 5 करोड़ कार्ड जारी करते ही ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, ये जो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं ना, इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के बाद बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आओ जरा एक एक करके समझते हैं उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश ये पहले स्थान पर है किन किन क्षेत्रों में? ध्यान दीजिएगा, पहले स्थान पर या फिर उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च स्थिति है किन किन क्षेत्रों में? आइए देखो, सबसे पहला ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल पर 8.32 करोड़, ये डेटा आप याद रखोगे, यूपी पीसीएस में या अन्य एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। ई श्रम पोर्टल में 8.32 करोड़ कामगारों का कामगारों का पंजीकरण हुआ। ठीक है, और इस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। यानी इतने करोड़ कामगारों का पंजीकरण और कोई भी राज्य नहीं कर पाया है ई श्रम पोर्टल पर, तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में पहले स्थान पर है? जन धन योजना में। उत्तर प्रदेश में जन धन योजना में 9 करोड़ खाते खुले हैं। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में, और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। बात समझ गए? और उत्तर प्रदेश का पहला स्थान कहाँ है? तो आपने एक पेंशन योजना का नाम सुना होगा, अटल पेंशन योजना। ठीक है, अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अंतर्गत 18 लाख नामांकन हुए उत्तर प्रदेश में। नामांकन हुए कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और इस टोटल संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश पूरे राज्यों में पहले स्थान पर है। ठीक, ये डेटा आप याद रखोगे, 18, 8.3 और 9 करोड़, इस तरह के डेटा पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, और कहीं उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है? हाँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में नामांकन उत्तर प्रदेश में कितने हुए हैं? नामांकन हुए 1.90 करोड़ नामांकन हुए हैं, और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। बात समझ पा रहे हो? देख लो उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ ठहर, ये सारे लेटेस्ट डेटा हैं, आप ध्यान रखिएगा इनको। और उत्तर प्रदेश कहाँ है पहले स्थान पर, किन किन क्षेत्रों में है? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर एक क्षेत्र में और है, आओ देखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उत्तर प्रदेश में नामांकन कितने हुए हैं? आप बताओगे 5 करोड़ 54 लाख। और इतने नामांकन के हिसाब से उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहले स्थान पर है। ठीक है, यूपी पहले स्थान पर है। तो ये सारी की सारे डेटा आपने देखे। ठीक है, तो इन डेटा को आप याद रखो, आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा। 17 अप्रैल 2024 को जीआई रजिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश के 6 उत्पादों को जीआई प्रमाणन प्रदान किया है, जिससे उत्तर प्रदेश के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? उत्तर प्रदेश में जीआई कितने हैं? जीआई टैग्स ये हो गए हैं 75, और अब उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर पहुंच गया है जीआई टैग के मामले में। ठीक है, समझ पा रहे हो? अच्छा, नेक्स्ट देखो, पांचवा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जिन नदियों में रोइंग शुरू करने का निर्णय लिया गया है वे कौन है नदियां? आपसे पूछा है।
तो रोइंग कहाँ शुरू होगी? रोइंग शुरू होगी गंगा में और वरुणा में। ये दोनों याद रखिएगा, गंगा और वरुणा की। अच्छा, अभी 2 नदियाँ और फेमस हुई थी, क्या पता है आपको? अभी 2 नदियाँ फेमस हुई थी, एक थी सरयू, पिछले महीनों की मैं बात कर रहा हूँ, और एक थी गंगा, ये भी फेमस हुई थी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि सरयू नदी में एमवी गुहू इसको लॉन्च किया जाएगा। ये एमवी गुहू क्या है? ये हाइब्रिड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कैटामरन बोट है, ठीक है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि सरयू में एमवी गू को लॉन्च किया जाएगा, जो कि नौकायन करेगा पर्यटकों के लिए, और गंगा में लॉन्च किया जाएगा एमवी निषाद राज। ये भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन बोट है, ठीक है? तो ये दोनों ही नौकायन करेंगे। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सरयू में कौन सा जहाज या कौन सा पोत उतारा गया है और गंगा में कौन सा पोत उतारा जाएगा, ठीक है? हाँ, तो ध्यान रखिए ये सारी बातें। नेक्स्ट देखो, 19 अप्रैल 2024 को किस जनपद के अपर नगर आयुक्त समीर समीर शुक्ला ने बताया है कि वहां विकसित किए जा रहे जैव विविधता पार्क में पौधारोपण जब किया जाएगा तो वहां पर मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आंसर होगा आपका अयोध्या। ध्यान दीजिएगा, 19 अप्रैल 2024 को अयोध्या जनपद के अपर नगर आयुक्त समीर शुक्ला ने बताया है कि अयोध्या में विकसित किए जा रहे जैव विविधता पार्क में पौधरोपण के लिए मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है? मियावाकी तकनीक दरअसल पौधरोपण के लिए विकसित की गई एक तकनीक है। अच्छा, ये अयोध्या लिखा है, तो अयोध्या अ, अभी पिछले महीनों चर्चा में था। हालाँकि राम मंदिर के मामले में तो चर्चा में था ही, श्री राम लला जी का मंदिर 22 जनवरी 2024 को जिसका शिलान्यास हुआ था। लेकिन उसके अलावा भी अयोध्या काफ़ी चर्चा में था। क्यों? आओ देखो। अयोध्या में पिछले महीनों एक कंपनी है मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी ने ऑटोमेटेड पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला है। टेस्ट ट्रैक खोला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसने खोला है ये? तो मारुति सुजुकी ने। कहाँ खोला गया है? अयोध्या में। अच्छा, ठीक है। अयोध्या में एक जगह है हनुमानगढ़ी, यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर बनते हैं बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू। बोलो भाई, आप सबने खाए होंगे। तो बेसन के लड्डू की खास बात क्या है? क्योंकि खास बात ये है कि इनको अभी जीआई टैग मिला है, ठीक है? तो आपसे ये भी पूछ सकता है हनुमानगढ़ी के जो बेसन के लड्डू है ये कहाँ के हैं? अच्छा, इसके अलावा भी ये अयोध्या फेमस हुआ। क्यों? क्योंकि एक ब्रिटेन की कंपनी है जिसका नाम है ट्राफल्गर स्क्वायर। ट्राफल्गर स्क्वायर, ठीक है? ये ट्राफल्गर स्क्वायर क्या करेगी? इसने दरअसल घोषणा की है कि ये अयोध्या में 75,000 करोड़ का ये निवेश करेगी, ठीक है? क्यों? किस क्षेत्र में? तो याद रखिएगा, डिफेंस विनिर्माण में। किस क्षेत्र में निवेश करेगी? डिफेंस विनिर्माण में, ठीक है? तो ये 3-4 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, अयोध्या में क्या हुआ पिछले महीनों? मारुति सुजुकी ने पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला है अयोध्या में। हनुमानगढ़ी के जो अयोध्या में है, बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है, और ब्रिटेन की कंपनी है ट्राफल्गर स्क्वायर, ये 75,000 करोड़ रुपए अयोध्या में निवेश करेगी डिफेंस विनिर्माण के क्षेत्र में। यहाँ तक बात आप समझ पा रहे हो हमारी? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा अयोध्या। नेक्स्ट देखो 7वां। उत्तर कह दिया। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में प्रदेश की सबसे उम्रदराज बब्बर शेरनी का निधन हो गया। आपसे पूछा इसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 7वें में केवल और केवल इतना कहा गया है कि अभी एक बब्बर शेरनी का निधन हो गया है, जो कि गोरखपुर में इसको लाया गया था इटावा के लाइन सफारी से, और फिर इसको गोरखपुर लाया गया था, और यहाँ पर ये रहती थी, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। लेकिन अभी पिछले महीने इसका निधन हो गया है। तो कह रहा है कि इसका नाम क्या है? आपसे पूछा। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है मरियम, ठीक है? अच्छा, ये जो गोरखपुर है ना, ये याद रखो आप, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ है? गोरखपुर। एक तो क्वेश्चन ये उठा, क्या गोरखपुर अभी पिछले महीनों कुछ चर्चा में था? देखो, जैसे ही कोई आपको
शिला दिखे तो आपको ये याद रखना है, पुरानी करंट अफेयर्स पिछले महीने की रिवाइज तुरंत करना है, ठीक है? तो मुझे बताओ, गोरखपुर क्या चर्चा में था? हाँ, चर्चा में था। अभी हाल ही में पुरस्कार दिए गए थे, पिछले महीने की मैं बात कर रहा हूँ। संभवतः पिछले महीना है या पिछले से पिछला महीना है, मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पुरस्कार दिए गए थे। ये पुरस्कार थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये दिए गए। इससे इस पुरस्कार से दो बच्चियों को सम्मानित किया गया था, जिसमें से एक है अनुष्का, अनुष्का पाठक, ठीक? ये अनुष्का पाठक कहाँ से हैं? ये गोरखपुर से हैं। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाली अनुष्का पाठक कहाँ से हैं? ये गोरखपुर से हैं। गोरखपुर और क्यों अभी चर्चा में रहा था? गोरखपुर में दरअसल यहाँ पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग हुई थी। खेल लीग का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किया था हमारे योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? अपने गोरखपुर में। और क्या गोरखपुर चर्चा में रहा? हाँ, और भी रहा। दरअसल उत्तर प्रदेश की एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी, उत्तर प्रदेश की एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी बनाने की घोषणा ये कहाँ की गई है? अकादमी बनेगी ये गोरखपुर में, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, गोरखपुर और भी कई सारे मामलों में चर्चा में रहा है, तो ये बातें आप याद रखो। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में अनुष्का पाठक को मिला है, तो ये कहाँ से संबंधित हैं? ये गोरखपुर से हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का आयोजन गोरखपुर में हुआ और उत्तर प्रदेश की एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी ये कहाँ बनाए जाने की इसकी घोषणा की गई है? तो इसकी घोषणा की गई है गोरखपुर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 8वां। निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करो। बताओ भाई। अप्रैल 2024 में प्रसिद्ध उस्ताद गायक अफजल कुरैशी जी का निधन हो गया। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किराना घराने से था। किराना मतलब किराना जो घराना है, आपने मैंने आपको कला संस्कृति में पढ़ाया है कि जो किराना घराना है वो शामली वाला जो कैराना क्षेत्र है, वहां से इसका नाम लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, करंट में आपको ये याद रखना है कि अफजल कुरैशी साहब का निधन हुआ है, ये गायक थे और किस घराने से संबंधित थे? तो ये किराना घराने से। दूसरा है, काशी विश्वनाथ मंदिर देश का पहला मंदिर है जहां पर हाल ही में एयरपोर्ट की साफ सफाई की व्यवस्था के लिए एसओपी पद्धति लागू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, एसओपी पद्धति यानी स्वच्छता मानक संचालन प्रक्रियाओं की पद्धति लागू करने की यहाँ पर घोषणा की गई है। तीसरा देखो, ये पहले दोनों सही है। तीसरा कह रहा है, काशी के शिव साधक के रूप में ख्याति प्राप्त स्वामी शिव शंकर चैतन्य भारती महाराज जी का निधन हो गया है, तो ये भी सही है, इनका भी निधन हो गया, तो ये उपरिक्त सभी सही है। ठीक है, इस कथन में आप लोग इस जो क्वेश्चन है ये, इसके सारे कथनों को 2-3 बार रिवाइज करो, सारे याद हो जाएंगे। फिर से समझो, गायक हैं अफजल कुरैशी साहब, इनका निधन हो गया। कहाँ से थे? किराना घराने से। कौन सा मंदिर है जहां पर एसओपी पद्धति लागू हुई है एयरपोर्ट की साफ सफाई के लिए? तो आप बताओगे काशी विश्वनाथ। ठीक है, काशी के शिव साधक रहे हैं स्वामी शिव शंकर चैतन्य जी महाराज, इनका भी निधन हो गया है, तो ये सारे सही है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2024 को अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन संस्था है हुरुन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल रिच लिस्ट में उत्तर प्रदेश के किन दो उद्योगपतियों को जगह दी गई है? तो ध्यान रखिएगा, घड़ी साबुन के मालिक हैं ये और कानपुर से जो लोग होंगे जानते होंगे आरएसपीएल के बारे में। आरएसपीएल है ना? रोहित क्या बोलते हैं इसको, सरफेक्टेंट्स, जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा है। आरएसपीएल के बारे में, प्राइवेट लिमिटेड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, आरएसपीएल इसके मालिक रहेंगे। तो घड़ी साबुन के मालिक हैं मुरलीधर ज्ञानचंदानी और विमल ज्ञानचंदानी, इनको जगह दी गई है ग्लोबल रिच लिस्ट में। और ऐसा कहते हैं कि जब इन्होंने फैक्ट्री शुरू करी थी 1987 में, उस समय जो इसके ऑनर थे वो साइकिल में बांध के फिर मोहल्ले मोहल्ले जाया करते थे। कानपुर की बात है ये, है ना? वहां पर घड़ी साबुन बेचने जाया करते थे ये। तो उस समय काफी छोटी फैक्ट्री थी और इसके बाद आज देखिए कहाँ पर स्टेबल हो गए हैं ये लोग, कहाँ पर खड़े हैं। तो हाँ, तो खैर चलिए, इनके जो मालिक हैं मुरलीधर ज्ञानचंदानी, इनको पता है कौन सी रैंक दी गई है? इनको रैंक दी गई है 1632वीं, हालांकि रैंक पूछी नहीं जाएगी आपसे, केवल आप नाम ही याद रखो। और विमल ज्ञानचंदानी को जो रैंक दी गई है वो दी गई है 2279, 2279, है ना? तो यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां।
कह रहा है कि 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र के समन्वय समिति की 7वीं बैठक ये कहाँ पर आयोजित की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र के समन्वय समिति की 7वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? वाराणसी में है, पीलीभीत में है, लखनऊ में है या फिर कानपुर में है? आप बताओगे वाराणसी। ठीक है, हाँ वाराणसी। अच्छा, ये जो अ, सम्मेलन हुआ है, तो इसमें कौन कौन से देशों ने भाग लिया है पता है आपको? सपोज करो ये भारत है, ठीक है। दक्षिण एशिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको नेपाल देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा बांग्लादेश, ठीक। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका दक्षिण में, और ये भारत हो गया। तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन देशों के वरिष्ठ वरिष्ठ कृषि अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। अधिकारी इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है दरअसल वर्ष 2024 तक, वर्ष 2024 में कम मीथेन उत्सर्जन करने वाले चावल की किस्मों को उगाना, उन पर ध्यान देना, ठीक है। चूंकि आपको पता होगा धान के खेत से मीथेन का उत्सर्जन होता है, तो कम से कम मीथेन हो इस प्रकार की प्रजाति चावल की बनाना, ये इसका लक्ष्य है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2024 में कम से कम उत्सर्जन मीथेन का करें, ऐसे चावलों की किस्मों के विकास और प्रीमियम गुणवत्ता वाले चावलों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना, ये इसका लक्ष्य है। तो इसका सही उत्तर होगा वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11। मार्च 2024 को नई दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडो नेपाल आर्थिक सहयोग की नई संभावनाओं को तलाशने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया है? क्वेश्चन एक बार फिर से समझो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि नई दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास, यानी दूतावास जो नई दिल्ली में स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडो नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? क्यों इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? क्योंकि नई संभावनाओं को तलाशा जाए इंडो नेपाल संबंधों के लिए। तो ये आयोजन कहाँ हुआ है? ये आयोजन हुआ है लखनऊ। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? हाँ। और इस आयोजन का उद्घाटन किसने किया है? पता है आपको? ये जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन का उद्घाटन अगर आपसे पूछा जाए, तो आप बताओगे योगी जी, योगी आदित्यनाथ, ठीक है? हाँ। और साथ ही साथ इसकी थीम क्या है? ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश। थीम मैं लिख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश भारत में विदेशी निवेश के लिए विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ एक उभरता हुआ गंतव्य, ये है इसकी थीम, याद रखिएगा। और अभी लखनऊ, चूंकि बात आ गई लखनऊ की, तो क्या बता सकते हो आप कि लखनऊ क्यों चर्चा में रहा है? सबसे पहली बात, लखनऊ क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि लखनऊ में एक एयरो सिटी बनाई जाएगी। अभी पिछले महीनों की ही खबर है, घोषणा ये हुई थी कि लखनऊ में एक एयरो सिटी बनाई जाएगी। अच्छा, ठीक है। किसकी तर्ज पर बनेगी? तो ध्यान दीजिएगा, ये बनेगी हैदराबाद और दिल्ली के एयरो सिटी की तर्ज पर। एयरो सिटी की तर्ज पर, ठीक है। इसकी तर्ज पर बनेगी अपने लखनऊ में एयरो सिटी, और इसके लिए लगभग 1500 एकड़ की जगह भी आवंटित करी जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, एक सम्मेलन हुआ है लखनऊ में, क्या बता सकते हो? पिछले महीनों एक सम्मेलन हुआ है, ये हुआ है पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा। पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा दरअसल जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ है लखनऊ में, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं हैं लखनऊ से संबंधित जो आपको याद रखनी है। इसके बारे में मैं लिख भी देता हूँ, लखनऊ, ध्यान दो। लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ है, याद रखोगे आप, पेयजल और पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा, ठीक है। पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा एक सम्मेलन किया गया है। सम्मेलन किस पर था? जल जीवन जल जीवन मिशन एवं स्वच्छता, या हम कहें स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन एवं जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन, पर राष्ट्रीय
सम्मेलन। अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ हुआ तो भी आप बताओगे लखनऊ में। किसने किया? पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा इसको किया गया है। क्वेश्चन एक बार फिर समझो। जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? लखनऊ में। किसने किया है? पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन है 12। उत्तर प्रदेश का वह विश्वविद्यालय जिसे हाल ही में टाइटेनियम कार्बन मिश्रित उपकरण से दंत प्रत्यारोपण के लिए किए गए शोध को पेटेंट दिया गया है। ठीक, बीएचयू है कि एएमयू है कि आईआईटी कानपुर है या लखनऊ विश्वविद्यालय है? इसका सही उत्तर होगा बीएचयू। आओ जरा समझते हैं इसके बारे में। जो बीएचयू है ना, बीएचयू, बीएचयू में एक संकाय है। इस संकाय का नाम है दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय। ठीक है, दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय। और ये जो संकाय है, इसी के प्रोफेसर हैं। इनका नाम है राजेश बंसल। तो राजेश बंसल साहब के शोध को पेटेंट मिला है। शोध को पेटेंट दिया गया और ये इसी क्षेत्र में शोध था, दंत प्रत्यारोपण के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखोगे आप। अच्छा, बात बीएचयू की आ गई है तो बीएचयू से एक बात ध्यान रखो। बीएचयू में मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। हाँ, अब देखो, बीएचयू से अभी पिछले महीनों में बहुत सारी खबरें आई थी। बहुत सारे काम किए हैं बीएचयू ने। आओ जरा एक लिस्ट बना लेते हैं इनकी, ताकि बार बार पन्ना ना पलटनी पड़े, है ना? बीएचयू में जो शोधकर्ता हैं, या हम ये कहें बीएचयू के शोधकर्ताओं ने, बीएचयू के शोधकर्ताओं ने जम्मू और कश्मीर में नील हरित शैवाल, ध्यान दीजिएगा, नील हरित शैवाल के पहले जीन्स की खोज की है। जीन्स की खोज की है। सबसे पहली बात, बीएचयू के शोधकर्ताओं ने कहां पर? जम्मू और कश्मीर में नील हरित शैवाल के पहले जीन्स की खोज की है। किस विश्वविद्यालय ने? बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। अच्छा, दूसरी बात क्या है बीएचयू ने और क्या किया है? दरअसल बीएचयू में प्रदेश का, या प्रदेश का पहला बोन और टिश्यू, बोन और टिश्यू बैंक खोला गया है। खोला गया। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का पहला बोन और टिश्यू बैंक ये कहाँ खोला गया है, तो आप बताओगे बीएचयू। ठीक है, बीएचयू ने और भी कई सारे कारनामे किए हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो ये बोन और टिश्यू था। एक बैंक और खोला गया है, मैं वो भूल रहा हूँ, पहले वो लिख देता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा। दरअसल उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, ये कहाँ खुला है? यही बीएचयू। ठीक है, और इसके अलावा भी कई सारे काम हुए हैं बीएचयू के द्वारा। जैसे मैं बात करूं आईएमएस बीएचयू, आईएमएस बीएचयू में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, आईएमएस बीएचयू में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ओपीडी की शुरुआत हुई है। ओपीडी की शुरुआत की गई। तो आपसे पूछा जाए कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ओपीडी की शुरुआत कहाँ की गई है, तो अपने आपके बीएचयू में। अच्छा, बीएचयू अभी और भी चर्चा में था। दरअसल बीएचयू में बीएचयू में अगर मैं बात करूं तो बीएचयू में श्रीमद् भगवत गीता के उर्दू अनुवाद पर भी शोध किया गया था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विश्वविद्यालय में ये शोध किया गया है। ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर, उर्दू अनुवाद पर पहला शोध करने की उपलब्धि किसे मिली है? शोध करने की उपलब्धि ये किसे मिली है? ये भी मिली है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। ठीक है यहाँ तक? हाँ, तो ये सारी बातें आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा बीएचयू। बीएचयू को एक उपलब्धि और मिल गई है, कौन सी है? बीएचयू ने हाल ही में टाइटेनियम कार्बन मिश्रित उपकरण से दंत प्रत्यारोपण के लिए पेटेंट इनको प्रदान किया गया है। और मैंने अभी बताया था किसे प्रदान किया गया है? राजेश बंसल साहब को, है ना? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। 30 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की एक स्वदेशी गेहूं की किस्म को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस गेहूं का स्थानीय नाम क्या है? तो आप बताओगे कठिया गेहूं। ठीक है, कठिया गेहूं ये है उसका स्थानीय नाम। बुंदेलखंड क्षेत्र की स्वदेशी गेहूं है ये, स्थानीय जिसे जीआई टैग मिला है, ये है कठिया गेहूं। अच्छा, बुंदेलखंड से मुझे एक याद आ रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अभी पिछले दिनों ये चर्चा में था।
तो वहां से काफी जीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लो जरा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस एक्सप्रेस वे, ठीक। दरअसल बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में आपको याद क्या क्या रखना है। ये उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेस वे है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेस वे है। अच्छा ठीक है। यहाँ पर 1700 हेक्टेयर यहाँ पर 1700 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट, ये बातें गौर करिएगा, मैं जो लिख रहा हूं, 1700 हेक्टेयर भूमि पर क्या लगाया जाएगा? सोलर प्लांट लगाने की योजना चलाई जा रही है, लगाने की योजना बनाई जा रही है, ठीक। अच्छा, और यहाँ पर क्या फेमस है? यहाँ पर ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन बातों के लिए चर्चा में है? ये जो 1700 हेक्टेयर भूमि पर ये जो प्लांट लगाया जाएगा, तो यहाँ पर लगभग लगभग 550 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित होगी, सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। और चूंकि 550 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा, तो इसके आसपास के जो भी गांव होंगे, लगभग 1 लाख गांवों को बिजली की आपूर्ति की जाएगी यहाँ से, ठीक है। और ये जो पूरी की पूरी परियोजना है, ये लगभग 25 सालों के लिए है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो परियोजना है, इसको कौन क्रियान्वित कर रहा है? क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो आप बताओगे यूपीडा, यूपीडा, ठीक है। हाँ, ये आप बताओगे। अच्छा, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ध्यान दीजिएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस एक्सप्रेस वे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग कितना लंबा है। तो मैं अबाउट में लिख रहा हूं, लगभग में 296 किलोमीटर, ठीक है। और कहां कहां से गुजरता है? तो आप बताओगे लगभग 7 जिले हैं जो हमारे जो बुंदेलखंड के जिले हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे मैं शुरुआत करूं आपका ललितपुर से, तो ललितपुर से अगर मैं शुरुआत करता हूँ, तो ललितपुर से जब आप ऊपर की तरफ आओगे, तो आपको मिलेगा झांसी। झांसी से जब आप आगे आओगे, तो आपको मिलेगा झांसी से आगे आओगे तो हमीरपुर, हमीरपुर से आगे आओगे बांदा, बांदा से आगे चित्रकूट। तो बांदा से शुरू करो, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, ठीक है। बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, आप ऊपर जाओगे तो महोबा आपको मिलेगा। इसके बाद और ऊपर जाओगे तो हमीरपुर मिलेगा। हमीरपुर के बाद जब आप इटावा के बगल में जाओगे, तो आपको मिलेगा जालौन। जालौन से आप इटावा हो गया, और इसके बाद आपका हो गया औरैया, औरैया। तो 1 2 3 4 5 6 7, इन जिलों से लगभग ये होकर गुजरता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लगभग 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्लियर बात? तो उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहां पर स्थानीय गेहूं है जिसे जीआई टैग मिला है। क्या नाम है इसका स्थानीय? तो आप बताओगे कठिया गेहूं, ठीक। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे क्यों फेमस है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 के बारे में, मैं इसको हटा दूं पहले, 2004 के बारे में सही कथन की पहचान करो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि हाई कोर्ट के अनुसार यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 का भी उल्लंघन करता है। तो ये भी सही है आपका, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? तो ये दोनों सही हो गए, ठीक। अच्छा, अभी आपको पता है इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो निर्णय दे दिया था कि ये असंवैधानिक है, सबको बंद कर दिया जाना चाहिए। योगी ने इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, इस निर्णय पर स्टे लग गया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की किस बेंच ने या किन जजों ने इस पर स्टे लगाया है या निर्णय दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज कौन कौन से थे? 3 जज थे। डी वाई चंद्रचूड़, इनकी बेंच बैठी थी, डी वाई चंद्रचूड़, और एक थे जेबी पारदीवाला, ठीक है। और एक जनाब थे, इनका नाम है मनोज मिश्रा, ठीक है। ये जज थे। और इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कई सारी बातें कही हैं। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कई सारी बातें कही हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये कानून जो है 2004 का कानून, मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, ये यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 22 का भी उल्लंघन करता है ना।
और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 16,000 मदरसे जो उत्तर प्रदेश में थे वो पंजीकृत थे और जो नॉन पंजीकृत मदरसे थे लगभग 8,450 के आसपास नॉन पंजीकृत मदरसे थे और इनमें लगभग 25 लाख छात्र पढ़ रहे थे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो 25 लाख आपके पास छात्र हैं, इनको सरकारी स्कूलों में आप मर्ज करिए और ये सारे के सारे मदरसे हटाइए। ये सारे के सारे मदरसे आपके संविधान के इन अनुच्छेदों का उल्लंघन करते हैं। तो खैर इस पर अभी स्टे लग गया है, आगे का निर्णय देखो क्या आता है ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 ये है क्वेश्चन नंबर 15 देखो। होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम के बारे में सही कथनों का चयन करो। होम्यो शक्ति, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर। होम्यो शक्ति यहां से इस शब्द को अलग हटाओ। इस शब्द को ले लो होम्योपैथी। होम्योपैथी की शक्ति 2024 ये कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम के बारे में सही कथन आपसे पूछ रहा है। बात समझ गए? आप कथन पढ़ो। इस कार्यक्रम का आयोजन 10 अप्रैल 2024 को लखनऊ में गोमती नगर में किया गया। बिल्कुल सही है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। ये भी कथन सही। विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 का जो थीम है, विषय है, वो है होम्यो परिवार, एक स्वस्थ एक परिवार। ये भी सही है। एक स्वास्थ्य एक परिवार, है ना? ये भी कथन आपका सही है। तो ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं। इनमें आप ध्यान रखोगे। अच्छा एक चीज़ और है। होम्योपैथी का जो जनक कहा जाता है वो सैमुअल हैनीमैन को कहा जाता है और इन साहब की 269th ये जयंती थी। ठीक है? सैमुअल हैनीमैन की। तो होम्यो शक्ति 2024 इसके बारे में सही कथन क्या है? आपसे ये पूछ सकता है कि इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो आप बताओगे लखनऊ। उद्घाटन किसने किया? आप बताओगे ब्रजेश पाठक ने। इसका विषय क्या है? तो आप बताओगे होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य, एक परिवार। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में 2 डोनियर हिंदुस्तान 277 विमान गुयाना देश को निर्यात किए। बात समझना। 2 डोनियर हिंदुस्तान 277 गुयाना को निर्यात किए हैं किसने? हिंदुस्तान एचएएल ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। ठीक। इन्हें उत्तर प्रदेश के किस जनपद में तैयार किया गया था? किस जनपद में प्लांट में तैयार किया गया था? तो आप बताओगे कानपुर। अच्छा कानपुर, इसका तो उत्तर कानपुर हो गया। कानपुर अभी चर्चा में था। क्यों था? आओ जरा समझते हैं। कानपुर पिछले महीने चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर AIISH सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की गई या सेंटर की आधारशिला रखी गई। आधारशिला रखी गई। क्वेश्चन ये उठता है कि AIISH ये है क्या? ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताओगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट। ठीक है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट, इसकी आधारशिला रखी गई है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी आधारशिला रखी किसने? तो आप क्या बताओगे? रखी है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने। कहाँ के? केंद्र के। कौन है? मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। ठीक है? अच्छा आईआईटी कानपुर का एक आईआईटी है वो भी काफी फेमस रहा है। आईआईटी कानपुर, ये भी काफी चर्चा में रहा है। ये क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि भारत की पहली, ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली अ, पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल एक्सपेंशन टनल भारत की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का परीक्षण किया गया है। टेस्ट सुविधा का यहाँ पर किया गया है, परीक्षण हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल का परीक्षण कहाँ हुआ है? तो आप बताओगे आईआईटी कानपुर में। ये सारे उत्तर प्रदेश के शहर हैं, इसलिए आपसे डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है? तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। तो इसका उत्तर आपसे आप क्या बताओगे? 2 डोनियर हिंदुस्तान 277 विमान गुयाना देश को समर्पित किए गए हैं या निर्यात किए गए हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित प्लांट में तैयार किया गया है? तो आपका उत्तर होना चाहिए कानपुर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर से समझो, उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं, एएजी हो गए ये तो, है ना? अतिरिक्त महाधिवक्ता, एजी का मतलब हो गया अटॉर्नी जनरल और ये हो गए एडिशनल।
तो अतिरिक्त यानी एएजी हो गए। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो बताओ इनका नाम क्या है? इनका नाम है अर्धेंदु मौली कुमार प्रसाद। ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। अच्छा, ये तो इस्तीफा दिया है। अभी पिछले महीने की बात है, बहुत सारी उत्तर प्रदेश में नियुक्तियां हुई। इन नियुक्तियों को जरा रिवाइज करो। सबसे पहली नियुक्ति बताओ मुझे। एक शख्स आपने नाम सुना होगा, रिंकू सिंह, है ना? इन्हें क्या बनाया गया है? इन्हें बनाया गया है अलीगढ़ प्रीमियर लीग लीग का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। अलीगढ़ प्रीमियर लीग का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक। एक मिनट रुको, मैं जरा। हाँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? ये तो रिंकू सिंह थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव गृह, ये किसे बनाया गया है अभी हाल ही में? तो आप बताओगे दीपक कुमार। ठीक है। तीसरी बात, तीसरी जो नियुक्ति है वो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? मुख्य न्यायाधीश। फिर से समझो, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? आप बताओगे भंसाली अरुण भंसाली। चौथी बात, चौथी नियुक्ति कौन हुई है? अपना जो उत्तर प्रदेश है, ध्यान दो। चौथी बात ये है, चौथी नियुक्ति ये है कि जो अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त, ये कौन बनाए गए हैं? तो आप बताओगे आर के विश्वकर्मा। ठीक है। पांचवी नियुक्ति बताओ मुझे। उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज है, उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज है, पंचायती राज विभाग के निदेशक, ये कौन बनाए गए हैं? तो आप बताओगे अटल कुमार राय। ठीक है। छठी नियुक्ति मुझे बताओ। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो आप बताओगे इनका नाम है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का नाम है राज प्रताप सिंह। ठीक है। ये सारे के सारे लोग। तो इतनी नियुक्तियां हुई हैं, इसके अलावा भी कई सारी नियुक्तियां हुई हैं। मैं और भी आपको बता सकता हूं। जैसे मैं अगर बात करूं कि और कौन बना है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अभी एक सदस्य बनाए गए हैं। सदस्य की भी नियुक्ति हुई है। इनका नाम है ब्रजभूषण, है ना? और भी एक नियुक्ति आपने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है बता सकते हो उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है अशफाफ सैफी। ठीक है। नाम याद रखिएगा इनके। तो ये सारी नियुक्तियां हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 30 मार्च 2024 को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक सांझी क्राफ्ट को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से? आपसे ये पूछा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मथुरा। तो सांझी क्राफ्ट, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका संबंध कहाँ से है? मथुरा से। मैंने कई बार आपको करंट के ही क्वेश्चन में करवाया है कि सांझी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तब भी मैंने आंसर बताया था मथुरा। ठीक है। अभी जीआई टैग बहुत सारे मिले हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, अगर तिरंगी बर्फी, इसे जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ की है? तो आप बताओगे बनारस की। अच्छा, बनारस का एक प्रोडक्ट और है, जैसे मेटल क्राफ्टिंग या मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और एक थारू है कढ़ाई, ठीक है, डिजाइन, ये कहाँ की है? ये है लखीमपुर खीरी की। इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और बरेली का है, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। बरेली का है, बरेली का वेद और शिल्प, वेद और शिल्प ये काहे का? बांस वाला शिल्प। ठीक है। इसको भी अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। बरेली के जरदोजी को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और पिलखुआ के हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और मैंने अभी पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था आपसे कि ये जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में एक गेहूं की स्थानीय कृषि की जाती है। इस गेहूं का क्या नाम मैंने बताया था?
कठिया गेहूँ, इसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में टोटल जीआई टैग हो कितने चुके हैं? कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है? 75। वहीं उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर पहुँच गया है जीआई टैग के मामले में, और दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, और इसके टोटल जीआई टैग हो गए हैं 58, ठीक है? तो ये डिफरेंस है, याद रखिएगा इसको। तो ये कुछ जीआई टैग प्रदान किए गए हैं, और आपसे अगर पूछा जाए कि सांझी क्राफ्ट इसका संबंध कहाँ से है, तो आप बताओगे मथुरा से, ठीक है? तिरंगी बर्फी बनारस से है, वहीं थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी से है, बेंत और बांस का शिल्प या फिर जरदोजी बरेली से है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, इसका संबंध कहाँ से है? हाँ, पिलखुआ। और कठुआ, सॉरी कठुआ बोल दिया, क्या थे ये? गेहूँ की प्रजाति कौन-सी थी मैं भूल रहा हूँ, कठिया गेहूँ, है ना? कठिया गेहूँ इसका संबंध कहाँ से है? हाँ, इसका संबंध है बुंदेलखंड से, ठीक है? तो ध्यान रखो ये सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करो। हाल ही में हाल ही में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की बांसुरी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पीलीभीत एक जिला है, लखीमपुर खीरी के बगल में, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है इसकी बांसुरी को। तो आप, ये वाला कथन आपका सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो पहला स्काई वॉक ब्रिज है, वो चित्रकूट में बनाया जा रहा है, तो ये भी कथन आपका सही है। ये दोनों कथन आपके सही है, ठीक है? इसका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये जो जीआई टैग है, क्या बता सकते हो आप मुझे कि जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है? तो ये 10 सालों के लिए दिया जाता है। जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक, ये 10 सालों के लिए दिया जाता है, और जीआई जो टैग दिया जाता है, उसके लिए जो अधिनियम आया था, 1999 के तहत ये दिया जाता है, 10 सालों के लिए। और फिर जब 10 साल पूरे हो जाते हैं, तो फिर इसको फिर से रिन्यू करवाया जाता है। और जो जीआई टैग के भौगोलिक संकेतक हैं, उसके लिए एक विभाग काम करता है, या हम कहें मंत्रालय काम करता है, जिसको कहते हैं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसके तहत ये सारा का सारा काम होता है, ठीक है? हाँ, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय प्रवर्तन फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित अवार्ड नामक इंस्पायर अवार्ड मानक 2023-24 में प्रतापगढ़ जिले के 23 विद्यार्थियों को बाल वैज्ञानिक के रूप में चयनित किया गया है। तो आपसे केवल पूछा ये है, ये क्वेश्चन शायद पूरा नहीं है, फिर से समझो। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय प्रवर्तन फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित एक कार्यक्रम हुआ, जिसे कहा जाता है इंस्पायर अवार्ड, ठीक है? और इस अवार्ड में प्रतापगढ़ जिले की 23 विद्यार्थियों को बाल वैज्ञानिक के रूप में चयनित किया गया है। क्वेश्चन और होना चाहिए इसके आगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इस पुरस्कार में कितने रुपए दिए जाते हैं? क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो आप बताओगे 10-10 हज़ार रुपए, ठीक है? तो इसमें थोड़ी-सी मिसप्रिंट है, या हम कहें टाइपिंग एरर है, तो आप इसको ऐड कर लेना। इस पुरस्कार में कितने-कितने रुपए का पुरस्कार, या इस अवार्ड में कितने-कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाता है? तो आप बताओगे 10-10 हज़ार रुपए का। अब ये इंस्पायर योजना है क्या? आओ ज़रा इसको समझ लेते हैं। देखो, इंस्पायर योजना, या हम कहें अवार्ड, चूँकि पुरस्कार दिया जा रहा है ना? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंस्पायर का इनोवेशन इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड रिसर्च इंस्पायर्ड रिसर्च। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये जो पुरस्कार है, ये देता कौन है? कौन देता है? तो आप बताओगे यह पुरस्कार भारत सरकार के भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की योजना है, ठीक है? यानी यही विभाग इसको वितरण करता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? क्यों ये दिया जाता है? तो आप बताओगे कि पहला उद्देश्य 10 से 15 साल की आयु के छात्रों को आयु के छात्रों को प्रेरित करना, ठीक है? साइंस के लिए प्रेरित करना। दूसरी बात, 10 से 15 साल की आयु के छात्रों को प्रेरित करना। अच्छा, दूसरी बात, कक्षा 6 से लेकर 10 तक के छात्रों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तीसरी बात,
इसमें 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है? चौथी बात चौथी बात तो कुछ है नहीं, बस यही बातें आप याद रखो, हटा दो इसको। तो इसमें जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली बातें हैं, वो मैंने आपको बता दिया। उद्देश्य क्या है? 10 से 15 साल की आयु के छात्रों को इसमें प्रेरित किया जाता है और जो कक्षा 6 से 10 तक के छात्र होते हैं, उनको इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है? और इसमें 10-10 हज़ार रुपए का पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी बातें और इसका पूरा नाम क्या है और ये कौन-सा विभाग देता है, ये भी बातें। तो इस क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन था आपका, हाल ही में इंस्पायर अवार्ड में कितने-कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाता है? 10-10 हज़ार और किस जिले के छात्रों को चयनित किया गया है? ध्यान रखिएगा, प्रतापगढ़ के। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में वाराणसी जनपद के संबंध में सही कथन को चुनिए। वाराणसी जनपद के संबंध में सही कथनों को चुनना है। पहला दे रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी शहर है, हाल ही में सोलर रूफटॉप ऑन ग्रिड सिस्टम योजना में पहले स्थान पर रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है? दूसरा क्या कह रहा है राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल अंडर 17 प्रतियोगिता का आयोजन ये वाराणसी में किया जाएगा। ये दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। तो ध्यान रखिएगा 21 का सही उत्तर हो जाएगा सॉरी तीसरा। ठीक है? तो आपसे अगर अलग-अलग पूछा जाए कि सोलर रूफटॉप ऑन ग्रिड सिस्टम परियोजना में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला है? तो आप बताओगे वाराणसी। और अगर आपसे अलग से क्वेश्चन बना के ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल अंडर 17 प्रतियोगिता इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तब भी आप बताओगे वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, कह रहा है कि 30 मार्च 2024 को आईआईआरएफ द्वारा जारी रैंकिंग में विधि संस्थानों में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान कौन-सा रहा है या किस यूनिवर्सिटी का रहा है? ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है तो पहले स्थान पर रहा है एएमयू अलीगढ़ विश्वविद्यालय। बात समझ पा रहे हो? अलीगढ़ विश्वविद्यालय रहा है पहले स्थान पर। अब इसमें देखो ये दिया है एक शब्द आईआईआरएफ। ये आईआईआरएफ क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है? इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। दरअसल हर साल 5 मापदंडों के आधार पर 5 जो मापदंड हैं, मापदंड के आधार पर इसका फैसला होता है। ये 5 मापदंड हैं जैसे रोजगार क्षमता, शिक्षण सीखने के संसाधन, प्रोजेक्ट और केस स्टडी, संकाय, बुनियादी ढांचा। इन 5 मापदंडों के आधार पर यूनिवर्सिटी का होता है परीक्षण। तो इसमें जो पहला स्थान हासिल किया है उत्तर प्रदेश में, वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। ठीक है? हाँ, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 23 हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किन नदियों में रोइंग शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ये गंगा और वरुणा है। ठीक है? चौथा, नेक्स्ट देखो, 11 अप्रैल 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूक करने वाली डीएमजी फिल्म प्रोडक्शन की लघु फिल्म मतदान मेरा अधिकार है के पोस्टर का लोकार्पण ये कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिएगा इसका लोकार्पण कहाँ किया गया है? ये पूछा है आपसे। तो आप बताओगे इसका लोकार्पण किया गया है अलीगढ़ में। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 25 उत्तर प्रदेश में ही ये घटना घटी है। कह रहा है कि अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की दिशा में नई प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लो। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने हस्ताक्षर किसके साथ किया है? क्वेश्चन ये है। क्यों हस्ताक्षर किया है? प्रश्न ये उठता है। तो इसका उत्तर होगा जो दुर्गम क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र में सैनिकों के सामने जो स्वास्थ्य की समस्याएँ आती हैं, उनमें नई प्रौद्योगिकी और अनुसंधान करने के लिए समझौता किया गया है। किसके साथ हुआ है? आईआईटी कानपुर। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, इसलिए हाँ, ये खबर उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको याद रखनी है। तो आईआईटी कानपुर के साथ इसका समझौता हुआ है। अच्छा आईआईटी कानपुर की हम बात करें, तो पिछले दिनों आईआईटी कानपुर का एक छात्र काफ़ी चर्चा में था। आईआईटी जो कानपुर है, आईआईटी कानपुर में जो अर्थ साइंस डिपार्टमेंट है, अर्थ साइंस डिपार्टमेंट अर्थ साइंस डिपार्टमेंट का एक छात्र है जिसका नाम है हर्षद श्रीवास्तव। हर्षद श्रीवास्तव। ये क्यों चर्चा में था? क्योंकि इसने रिसर्च किया है और इसके रिसर्च से ये पता चलता है कि जो अपना नारकोंडम द्वीप है, नारकोंडम द्वीप, यहाँ पर तेल के भंडार मिले हैं। तेल और गैस के संकेत प्राप्त हुए हैं। तो ये बात आप याद रखोगे। कहाँ के हैं ये? हर्षद जी, ये हैं आईआईटी कानपुर के। ठीक है? हाँ।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, ये हो जाएगा आपका 26। निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में सही कथन की पहचान करो, ये पूछ रहा है आपसे। तो सही कथन कौन सा है? अप्रैल 2024 को यश भारती सम्मान से सम्मानित उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्ति महेश्वर तिवारी जी का निधन हो गया, इनका संबंध साहित्य से था। बिल्कुल सही है ये। 17 अप्रैल 2024 को अयोध्या में संपन्न सूर्य तिलक परियोजना, इसको किसने किया है? इसको किया है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने। तो यहाँ ये आपके दोनों कथन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर आपका है 27। कह रहे हैं कि हाल ही में भाजपा के उम्मीदवार थे और पूर्व सांसद भी थे ये सर्वेश सिंह, इनका निधन हो गया। इनका इनका संबंध किस लोकसभा सीट से था? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आप बताओगे मुरादाबाद से। सर्वेश सिंह जी का निधन हो गया। यहाँ से एक प्रश्न आपसे, हालांकि करंट का तो वो नहीं बनता है, लेकिन ये प्रश्न सोशल मीडिया में काफी चर्चा में था कि मैं एक बात आपको डिस्कस कर दूं। ये जैसे सपोज करो, ये कोई पोलिंग बूथ है, ठीक है, यहाँ पर मतदान हो चुका। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ये जो प्रत्याशी था ये मर गया, इसकी डेथ हो गई और मतदान हो चुका है, लेकिन मतगणना बाकी है। मतगणना अभी नहीं हुई है, जबकि मतदान हो चुका है, लेकिन प्रत्याशी मर गया। अब क्या होगा? अब होगा ये कि मतगणना तो ही नहीं है, मतदान हो चुका है, तो जो वोटर्स ने वोट दिया होगा वो इसके नाम पर भी दिया होगा, जो इसके विपक्ष में खड़ा होगा उसके नाम पर भी दिया होगा। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि ठीक है, अभी रुक जाओ। अगर ये जो मरने वाला व्यक्ति है ये जीत गया, 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये जीत जाए या तो ये हार जाए। बात समझना। इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर ये जीत जाता है तो 6, अब चूंकि ये है तो नहीं, ये तो मर चुका है, लेकिन मतगणना में इसको अगर विजेता घोषित कर दिया गया तो फिर अब उस लोकसभा सीट से प्रतिनिधित्व कोई करने वाला नहीं है, चूंकि विजेता तो मर चुका है। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि 6 महीने के भीतर, रुक जाइए, 6 महीने के भीतर उपचुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे। ठीक, अगर ये कैंडिडेट हार जाता है तो ये जो विपक्षी है वो तो मरा नहीं है, वो तो अभी जिंदा है। तो ये कहता है इलेक्शन कमीशन, ये कहता है कि भाई अब दोबारा चुनाव नहीं होंगे, दोबारा चुनाव नहीं होंगे। ठीक है, तो चूंकि ये जो सर्वेश सिंह थे ये मुरादाबाद से थे और इनकी जीतने की प्रबल संभावना है, इसलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मुरादाबाद में अब उपचुनाव होने की संभावना है। तो खैर बाकी का निर्णय मतगणना ही बताएगी। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो सकती हैं। इन कंडीशंस को आप याद रखो या ना रखो, इट डजंट मैटर, लेकिन आप ये याद रखो मुरादाबाद लोकसभा सीट से। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखो, निम्नलिखित कथनों में सही कथन बताइए। सही कथन बताइए। देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लिमिटेड ने पावर बैंकों के माध्यम से 11 राज्यों से, याद रखिए ये फिगर, 11 राज्यों से 5500 मिलियन यूनिट बिजली का व्यापार किया। बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों ने, इसको याद रखो ये इंपॉर्टेंट है, दृष्टि नाम की प्रोटीन से भरपूर उड़द की, किसकी प्रजाति है ये भी आपसे पूछ सकता है। अरहर की है, उड़द की है, मूंग की है, तो फिर आप बताओगे उड़द की नई प्रजाति विकसित की है। ठीक है, याद रखो। अप्रैल 2024 में रामनवमी के अवसर पर विशाल भारत संस्थान ने रामपंथ के सहयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में श्री राम परिवार भक्त आंदोलन शुरू किया है। तो ये जो 3 कथन है, ये तीनों कथन सही है आपके। तो चौथा आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, और यही सही हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? हाँ, तो ये तीनों कथनों को आप बार-बार रिवाइज करिएगा। जिसमें से ये कथन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दृष्टि, दृष्टि क्या है? दृष्टि एक प्रजाति है जो कि उड़द की दाल की है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 29 देखो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार छात्र या छात्रा की उम्र कक्षा 1 में जब वो प्रवेश ले तो उस समय कितनी होनी चाहिए? आप बताओगे 6 साल। वहीं अगर हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें, तो प्राथमिक शिक्षा में जब कोई प्रवेश लेगा ना, तो उसे 6 से 11 साल उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 चर्चा में रहा है। 2024 में चर्चा में रहा माई बूथ ऐप मतदान केंद्रों के बारे में, जो कि मतदाताओं को कतार में इंतजार के समय की जानकारी देता है। इस ऐप को किस नगर निगम के द्वारा लॉन्च किया गया? अपने उत्तर प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया है, बरेली के द्वारा। ठीक है? हाँ, और इसे बरेली के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए।
जो कि आपके अप्रैल से संबंधित हैं, ठीक? तो आप इनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आरईसी लिमिटेड और एक इकाई है जिसका नाम है विज्ञान और शैक्षणिक विकास। विज्ञान और शैक्षणिक विकास, इन दोनों इकाइयों के मध्य समझौता हुआ है। इन दोनों के मध्य हुआ है समझौता। ध्यान रखिएगा ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं चूँकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आरईसी लिमिटेड और विज्ञान और शैक्षणिक विकास विकास संस्थान की तरफ से एक समझौता हुआ है इन दोनों की तरफ से। और समझौता में क्या कहा गया है? समझौता में ये कहा गया है कि ये उत्तर प्रदेश के जो सिद्धार्थनगर जिला है, सिद्धार्थनगर जिले के लगभग लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा में ये सहायता करेंगे। शिक्षा में सहायता करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगभग 75,000 बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए आरईसी लिमिटेड और विज्ञान शैक्षणिक विकास संस्थान ने आपस में समझौता किया है? तो आप बताओगे सिद्धार्थनगर, ठीक? इसके अलावा भी और कई सारी बातें हुई हैं, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में एक जगह है कानपुर। कानपुर में डीआरडीओ का ही एक संस्थान है जिसका नाम है रक्षा सामग्री रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान विकास प्रतिष्ठान, ठीक? इस संस्थान ने अ, सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। याद रखिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। इसको भी आप याद रखो, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है? और अभी एक घटना और घटी है अपने उत्तर प्रदेश की ही अगर मैं बात करूँ, देखो, दरअसल जो जल शक्ति मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय ने क्या किया है? इस मंत्रालय के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है जल जीवन मिशन। तो जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के जिलों की रैंकिंग जारी की है। जिलों की इसने रैंकिंग जारी की है, ठीक है? तो इसमें अपने उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिले आते हैं, उन जिलों को आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ मैं जिले लिख के दे रहा हूँ। सबसे जो पहला जिला है, उत्तर प्रदेश के शीर्ष 10 जिले। शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिले आते हैं, तो मैं उनको लिख रहा हूँ। जो सबसे पहला है वो है नीलगिरी। तो आपसे पूछा जाए पूरे भारत में कौन-सा पहला है? नीलगिरी, ये तमिलनाडु का है, ठीक है? दूसरा है महोबा, ये अपने उत्तर प्रदेश का है। तीसरा है मेरठ, सॉरी मेरठ नहीं, तीसरा भी आपका तमिलनाडु का है और इसका नाम है कुड्डा कुड्डालोर, ये भी तमिलनाडु का है। जो चौथा है वो है मेरठ, जो पाँचवाँ है वो है ललितपुर, ये भी अपने उत्तर प्रदेश का है और ये भी अपने उत्तर प्रदेश का है। छठा कौन है? छठा है तिरुवन्नामलाई तिरुवन्नामलाई और सातवां कौन-सा है? सातवां अपना है मिर्ज़ापुर, ये अपने उत्तर प्रदेश का है। आठवां है हापुड़, ये भी अपने उत्तर प्रदेश का है, ठीक है? ये देखो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 9वां कौन-सा है? 9वां है आपका हमीरपुर हमीरपुर और 10वां है आपका बुलंदशहर बुलंदशहर। तो ये देख रहे हो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि जो शीर्ष 10 जिले हैं, उनमें उत्तर प्रदेश के टोटल 7 जिले शामिल हैं, जिसमें सबसे ऊँचा स्थान महोबा का है, मेरठ, ललितपुर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा रैंकिंग जो जारी की गई है, उसमें शीर्ष 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले शामिल नहीं हैं? तो इनमें से डाल देगा महोबा, मेरठ, ललितपुर और एक डाल देगा कानपुर या फिर कोई और डाल देगा, है ना? लखीमपुर खीरी या फिर कोई और। तो ये 7 के सातों जिले आपको पता होने चाहिए, ठीक है? एक बार फिर देख लो हमीरपुर, बुलंदशहर, हापुड़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, मेरठ और महोबा, ठीक? अब आगे देखो और ये जो योजना है ना, जल जीवन मिशन इसमें जो जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, पूरे देश से लगभग 299 जिलों को इसमें संदर्भित किया गया है। अच्छा, आप नेक्स्ट एक यहाँ से मैं आपको एक नई बात और बताता हूँ। ये जो अभी अधिनियम आया था उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम 19 नहीं 2004 में आया था ये, है ना? 2004
ये जो अधिनियम आया था, इस पर जो फैसला दिया है ना, इनके वकील भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, यहाँ पर न्यायमूर्ति विवेक चौधरी विवेक चौधरी, सुभाष विद्यार्थी और साथ ही साथ एक इन्हीं की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया था। और एक बात और याद रखो, एक कार्यक्रम हो रहा है वाराणसी में। इस कार्यक्रम का नाम है धरोहर काशी की, धरोहर काशी की। ध्यान रखिएगा, ये कार्यक्रम हो रहा है वाराणसी में जिसका नाम है धरोहर काशी की। इसका आयोजन कौन कर रहा है? आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक, इसका आयोजन कर रहा है भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन। बात समझ पा रहे हो? ध्यान रखिएगा, कार्यक्रम हुआ वाराणसी में, क्या नाम है इसका? धरोहर काशी की। इसका आयोजन किसने किया? भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन ने। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा? ये 4 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य है हस्तशिल्प और हथकरघा हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का प्रचार करना, ठीक है? तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो ये हमारा अप्रैल का 2024 का ये करंट अफेयर्स था और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।